दोस्तों नमस्कार। पैनिक बटन तो दबना ही था और पैनिक बटन दब भी गया। दिल्ली का रायसीना हिल्स सबसे ताकतवर लोगों की यही वो जगह है जहां से वो इस देश की नीतियां बनाते हैं। लेकिन बीते 10 वर्षों में इस देश की इकोनॉमिक परिस्थितियों को जिस तरीके से नौकरशाही के हवाले कर दिया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय के आश्रय इस देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से चलाया गया, उसमें आज की तारीख में पैनिक बटन अब दब चुका है। रायसीना हिल्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, रायसीना हिल्स पर विदेश मंत्रालय है, रायसीना हिल्स पर ही वित्त मंत्रालय है और इन तीनों जगहों पर बैठे हुए नौकरशाही के हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं क्योंकि अभी तक तो मुश्किल हालात में अपने बाजार का चेहरा दिखाकर और भारत की ताकत का एहसास कराकर स्ट्रेटेजिकली दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में कैसे किस रूप में माल लाया जा सके और एक्सपोर्ट के जरिए माल बनाया जा सके, इस दृष्टि से कामकाज हो रहा था। लेकिन जब अमेरिका ने तमाम नीतियों को बदल डाला, ट्रंप ने पुराने तमाम नियम कायदे एक झटके में खत्म कर डाले, तो ना यूनाइटेड नेशन बचा, ना ही WTO बचा, ना ही वर्ल्ड बैंक और IMF कुछ बोलने की स्थिति में है। विकसित देशों के सेंट्रल बैंक के सामने भी चुनौती है, अब वो आने वाले वक्त में किस देश के किस बड़े कॉरपोरेट को लोन दें या नहीं दें। और इन तमाम सवालों से भारत अब जूझ रहा है। मुश्किल हालात प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर जो पैनिक बटन है वो कैसे दबा है, इसको शुरुआत में इस रूप में समझ लीजिए कि वित्त मंत्री को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन रवाना कर दिया गया। वहां पर वह ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगी, बाकी तमाम मंत्रियों से मुलाकात करके बैंक के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बिजनेस ट्रेंड जो दुनिया भर में हो रहा है उसको लेकर और फाइनेंशियल सर्विस को लेकर बातचीत होनी है। ना सिर्फ ब्रिटेन के साथ बल्कि ऑस्ट्रिया के फाइनेंस मिनिस्टर की भी मौजूदगी होगी। अगले 7 दिनों तक वित्त मंत्री उस दौर में ब्रिटेन में रहेंगी जिस दौर में इस देश की इकोनॉमिक्स, इस देश का शेयर बाजार, इस देश की बैंकिंग प्रणाली और इस देश पर जो मंदी और महंगाई का बोझ पड़ने वाला है, उस दौर में वित्त मंत्री देश में नहीं रहेंगी। यह पैनिक बटन पहला है। दूसरा पैनिक बटन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से दबाया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सहमति दी गई, PMO ने इस पर कार्रवाई कर दी और एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में उस दिन संयोग से बढ़ाई गई जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सबसे ज्यादा सस्ता है, जिस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया कुछ मजबूत हुआ है, जिस वक्त केंद्र और राज्य के ऊपर लगातार यह दबाव है कि वो और टैक्स वसूली नहीं करें, जिस दौर में देश में फ्यूल की मांग कम हुई है क्योंकि महंगाई है। और ये चारों तत्व जब इस बात के खिलाफ है कि एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़नी चाहिए, तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, 2 रुपए पेट्रोल में, 2 रुपए डीजल में। और उसके बाद 2 घंटे के बाद सरकार की नींद टूटी तो सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके बाद एक ट्विटर हैंडल पर जो एक्स में भेजा, उसमें भी कह डाला कि देखिए ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा, यानी पहली बार इस देश के भीतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी लेकिन उस एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट तेल कंपनियां करेंगी क्योंकि तेल कंपनियों ने इस दौर में खूब कमाया है। और दुनिया के बाजार में जब $100 प्रति बैरल से ज्यादा होते हुए $127 प्रति बैरल तक गया और आज की तारीख में $60 प्रति बैरल कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और बेंट क्रूड ऑयल $64 प्रति बैरल है, उस समय सरकार को जरूरत पड़ गई अब अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालें। एक के बाद एक दबते हुए इस पैनिक बटन का किस्सा शेयर बाजार से आज सुबह ही निकल कर आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत का कम होना और भारतीय बाजार में तेल से जुड़ी कंपनियों के शेयर नीचे चले जाना। यह सरकार नौकरशाही के आसरे चल रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, पुराने नौकरशाह हैं और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर
ट्रंप के आने से पहले भारत ने जो भी अपने आर्थिक संबंध बनाए वह विदेश मंत्री जयशंकर के आश्रय बनाए। उन्हें ही ट्रंप कार्ड के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सामने किया। रूस से तेल खरीद रहे थे तो यूरोप को पाठ पढ़ाकर आ गए कि हम और क्या करें। इन सब के बीच चीन के साथ मिलकर ब्रिक्स का ताना बाना बुन रहे थे तो अमेरिका को पाठ पढ़ाकर आ गए हम क्या करें। इन सब के बीच ब्रिक्स को मजबूत करने की दिशा में ईरान भी शामिल हुआ और दुनिया के 9 देश और शामिल हुए। मिडिल ईस्ट की भागीदारी बढ़ी तो फिर यह कहने से नहीं चूके कि हम नई करेंसी अपने तौर पर काम करेंगे और लेकर आएंगे। लेकिन एक झटके में जो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इस ट्रेड वार के जरिए पड़ा है उसका असर आज सुबह से तब नजर आया जब बाजार जापान का खुला और एक झटके में 10% से ज्यादा शेयर नीचे आ गए। चीन का खुला, शेयर नीचे आ गए। भारत का खुला, शेयर नीचे आ गए और भारत में 20 लाख करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। कल तक कीमत शेयर बाजार की 405 लाख करोड़ थी जो घटकर 383 लाख करोड़ पर आ गई। उसके बाद यूरोप में जब सुबह हुई तो क्या ब्रिटेन, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, हर जगह के बाजार ढहते चले गए। और यह ब्लैक मंडे ने एक संदेश दे दिया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मंदी की एक ऐसी आठ है जिसका जवाब आपको देना होगा अपने देश के भीतर अपने प्रोडक्ट्स के जरिए। तो चीन ने जो 34% टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका का बढ़ाया, उसका असर अमेरिका और चीन के शेयर बाजारों पर भी पड़ा। लेकिन चीन के पास जो प्रोडक्शन है और जो उसकी अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की लाइन है, जिस लिहाज से वो अपने प्रोडक्ट बेचता है, उसमें उसने एक अलग लकीर भी ये कहकर खींच डाली कि अब हम डिजिटल तरीके से यानी स्विफ्ट के आश्रय और डॉलर के आश्रय व्यापार नहीं करेंगे। उसने अलग अलग देशों को चुना और हमारी टीम ने जब इस पर काम करना शुरू किया और बताया कि दरअसल यह एक ऐसी परिस्थिति है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने जब यह अनाउंस किया कि डिजिटल आरएमबी यानी रेमिनिम चाइनीज युआन पर वो पूरी डील करेंगे। उसमें 10 एशियाई कंट्री, 6 मिडिल ईस्ट की कंट्री और ये दुनिया के 38% वर्ल्ड ट्रेड है जो कि अमेरिकी डॉलर को बाईपास करेगा और इसकी शुरुआत हांगकांग और आबू धाबी से होगी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब दुनिया में ढहते हुए शेयर बाजार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया तो उनके 2 ही जवाब थे। पहला जवाब था कि वाकई शेयर बाजार से क्या देश की इकोनॉमी चलती है, तो अगर चलती है तो इसको कुछ दवाइयां तो देनी पड़ेंगी। और अमेरिका को इस दौर में अब समझ में आ गया है कि अमेरिका फिर से ग्रेट तभी हो सकता है जब दुनिया भर के बाजार से वो पैसे की उगाही अपने लिए कर सके। इसीलिए सवाल का जवाब सीधे था, मेडिसिन देने की जरूरत है। At some point, you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. अमेरिका तो अपनी ताकत का एहसास दुनिया को ट्रेड वार के जरिए करा रहा है। ग्लोबल ऑर्डर को वह बदल रहा है और दुनिया के इस नई परिस्थितियों के भीतर सवाल, क्या ये डेंजरस सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए है? क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें मल्टीलैटरल सिस्टम जो था अब उसकी जगह एक फ्री ट्रेड आ गया है और WTO के नियम कायदे अब खारिज हो गए हैं? या अमेरिका जो कर रहा है वो रिफॉर्म नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपनी ताकत को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है? रेसिप्रोकल टैरिफ, WTO का रिजेक्ट होना, सभी देशों के साथ गरीब और विकासशील देश भी उसके दायरे में आएंगे। इस देश के तमाम करप्ट देशों के बीच एक ये सवाल है कि अभी तक जो पारंपरिक तौर पर कॉरपोरेट के आश्रय वो बिजनेस करते हुए अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए थे, अब उनके सामने भी संकट है और इस संकट के दायरे में भारत भी है। भारत के भीतर का करप्शन जो कॉरपोरेट के आश्रय भारत के तमाम खनिज संपदा भर नहीं बल्कि तमाम संसाधनों को
कॉरपोरेट के हवाले कर चुका है, उन कॉरपोरेट के सामने अब नई मुश्किल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने बिजनेस का विस्तार वो कैसे करें। भारत के भीतर ये अंबानीज, अडानीज और टाटास के साथ भी होगा। शेयर बाजार में इनके भी शेयर नीचे धड़ाम हुए हैं। यानी जो नेक्सस से काम कर रहा था वो नेक्सस भी अब बदलेगा। इस दौर में भारत की मुश्किल यह है कि भारत में सबसे बड़ी तादाद में बेरोजगारी है। मुश्किल यह है कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पहले होता था 10% के ऊपर, वो आज की तारीख में -1, 1, 2, 3% से आगे जाता नहीं है। इस देश का पूरा एमएसएमई स्टार्टअप वो एक खोखले आधार पर खड़ा हुआ है और भारत की पूरी पॉलिटिक्स और पॉलिसी डिसीजन इस देश में नौकरशाही कर रही है। इसीलिए जो की प्लेयर्स अब जिनकी सांसें फूली हुई है उसमें पीएमओ अगर है तो दूसरी तरफ समझना होगा वित्त मंत्री जनता के बीच से चुनाव जीतकर नहीं आई है, राज्यसभा की मेंबर हैं, इसीलिए उनको ब्रिटेन भेज दिया गया कि आप वहां बैठिए और चीजों को संभालिए, यहां से निर्देश आपको दिए जाएंगे। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ये पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रह चुके हैं। इस दौर में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और पुराने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं, तुहिन पांडे जो सेबी के चेयरमैन हैं, और इन सब के बीच पीयूष गोयल अमेरिका में लंबे वक्त तक जाकर उस डील को अनुकूल करना चाहते थे जिसके जरिए भारत पर टैरिफ कम लगे, लेकिन समाधान नहीं निकला। और बड़ा सवाल यह आ गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय फेरिस्त में अमेरिका के सामने जापान मायने नहीं रख रहा है, चीन से सीधे युद्ध का ऐलान है, रशिया के साथ दोस्ती और बिजनेस की भागीदारी चलेगी, और इन सब के बीच ईरान हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोपीय यूनियन ही क्यों ना हो, सबको निशाने पर लिया गया। तो पिछले दिनों सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर खुलकर सामने आए और उन्होंने बताया अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को अब कमजोर कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स खत्म कर दिए गए हैं, रिस्क हाई है, स्टेक्स हाई है, और यह सिचुएशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के हालात थे उस दिशा में दुनिया को अमेरिका ने ढकेल दिया है। और भारत के भीतर का बड़ा सवाल यह है कि अब वाकई भारत अब कहां पर खड़ा होगा, चीन, रशिया, अमेरिका या अपने स्वावलंबन के साथ। और यह मुश्किल हालात भारत के भीतर कोई रास्ता निकाल पाने की स्थिति में नहीं है। और वह नौकरशाही जो अभी तक तय करती थी और जिन नौकरशाही के आश्रय भारत की अर्थव्यवस्था को निर्धारित किया जा रहा था, और राजनीतिक तौर पर जो भी लाभार्थियों की पूरी कतार इस देश में थी, नया संकट उस इकोनॉमी पर आ गया जिस इकोनॉमी के आश्रय ये सारी चीजें संभाली जा रही थी, यानी कॉरपोरेट। अब उसके सामने संकट है और यह शेयर बाजार में आज सुबह ही निकल कर आ गया। शेयर बाजार खुला और उसके बाद बीएसई इंडेक्स में टाटा के तमाम शेयर, वो टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, इन्फोसिस हो, एलएनटी हो, और उसके बाद एचसीएल हो, टेक महिंद्रा हो, और एनएसई में तो 50 के 50 जो भी लिस्टेड कंपनी है सभी ढहते चले गए। आईटी, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर 7% नीचे आया, टाटा वाली कंपनियां 10% नीचे आई, टेक महिंद्रा, एचसीएल 8% नीचे आया, ऑटो, रियलिटी, जो मेडिकल से जुड़े हुए और फर्मा से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन है वह भी ढहते हुए नजर आए 5% के लगभग। और जब क्रूड ऑयल दुनिया के बाजार में सस्ता हुआ तो भारत के भीतर वो चाहे ओएनजीसी हो या ऑयल इंडिया हो, इसके शेयर भी 8% तक नीचे चले गए। और सवाल इन सब के बीच बड़ा आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें भारत के मल्टीनेशनल कंपनियों की भी तो खुली भागीदारी है, तो वो कहां पर खड़े होंगे। असर इसका यह भी हुआ कि टाटा मोटर्स की जो प्रीमियम कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर है, उसने ब्रिटेन से अमेरिका में जो कारों को भेजा जाता है उस शिपमेंट को रोक दिया गया। यानी एक ऐसी परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आकर खड़ी हो गई जहां पर अगला सवाल यह है कि एक हफ्ते के भीतर भारत की इकोनॉमी कहां जाएगी, कैसे टिकेगी, इसको संभाल पाने की स्थिति में क्या घरेलू निवेशक होंगे या नहीं होंगे।
घरेलू निवेशकों को और इस देश में एलआईसी और एसबीआई के साथ साथ तमाम पब्लिक सेक्टर को जागृत किया गया। इसीलिए सुबह जो 4000 के लगभग पॉइंट नीचे गिरा था वो घटते घटते 2500 तक आया। लेकिन जो नुकसान 20 लाख करोड़ का हो गया, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई। तो शायद अगला सवाल यह भी कोई भी पूछेगा, तो क्या भारत के पास उतनी ताकत बची है जो उसके अपने खजाने की ताकत हो? इस पर हमारी टीम ने काम किया और निकालना शुरू किया कि सरकार क्या कहती है और किस रूप में कहती है, क्योंकि चाइना ने तो 34% टैरिफ अतिरिक्त बढ़ाकर अमेरिका को चिता डाला, लेकिन भारत के ऊपर जो एक्सटर्नल कर्ज है, एक्सटर्नल डेब्ट जो है, वो भारत के खजाने से ज्यादा है। भारत के खजाने में 665 बिलियन डॉलर जो आरबीआई ने 4 तारीख को जारी किया था, वो 665 बिलियन डॉलर है भारत के खजाने में। लेकिन जो डेब्ट यानी कर्ज है, वो अभी सिर्फ एक्सटर्नल कर्ज वो है 717 बिलियन डॉलर, यानी जो खजाने में पैसा है उससे ज्यादा भारत के ऊपर एक्सटर्नल कर्ज है। और यह कहानी इसके बाद शुरू होती है, अब वो कौन से उपाय हैं जिसके जरिए भारत अब कौन कौन सी पॉलिसी किस किस क्षेत्र में लेकर आ सकता है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बुधवार को निर्णय लेगी। उससे पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी को लाया जा सकता है, जिसका जिक्र बजट के समय हल्के से किया गया था, लेकिन अब उसकी जरूरत हो गई, क्योंकि भारत के जो टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर हैं उनके सामने नई मुश्किल यह आ गई है, जो ऑर्डर मिला था उस ऑर्डर का शिपमेंट हुआ है, लेकिन शिपमेंट दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने टैरिफ बढ़ा दिया है। हर देश ने अपने तौर पर टैरिफ बनाया और कोई समझौता अभी भी हो नहीं पाया है, सिवाय चाइना के। चाइना ने अपने तौर पर जो काम किया है उसके पीछे उसकी अपनी ताकत आप कह सकते हैं, और उस ताकत की बड़ी वजह उसका दुनिया भर में जो काम है, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी है, जो चाइना लॉस रेलवे है, जो जकार्ता बंडलिंग हाई स्पीड रेलवे है, इन सब के साथ जो डिजिटल सिल्क रोड को ऐलान किया गया कि अब हम स्विफ्ट के जरिए यानी डॉलर के जरिए आवाजाही नहीं करेंगे, हम चंद सेकंड में पैसों का आदान प्रदान करेंगे, लेकिन वो डॉलर के शक्ल में नहीं होगा। यह चाइना अमेरिकी डॉलर को चेतावनी दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत अपने तौर पर कहां खड़ा है, जहां पर भारत में मानव संसाधन यानी लोगों की तादाद बेरोजगारी के तौर पर और रोजगार पाने के लिए इतनी बड़ी तादाद है कि इस देश के भीतर कि अगर पूरी जनसंख्या को समेट लिया जाए तो यूरोप के कई देश उसमें समा जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या पैनिक बटन दबाने के साथ नया संकट भारत की उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया? और जो 3 बड़े सवाल इस वक्त रायसीना हिल्स पर रेंग रहे हैं, वो 3 सवाल वाकई डराने वाले हैं। पहला सवाल, भारत जिस पारंपरिक व्यापार के तहत अभी तक काम करता रहा और जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में हुआ, वह पूरे तरीके से कैपिटलिज्म के अनुकूल था, कैपिटलिज्म के मार्केट के अनुकूल था, इस देश के कॉरपोरेट के अनुकूल था। पहली बार बाजार, कैपिटलिज्म और कॉरपोरेट खास तौर से गरीब और विकासशील देशों का इस ट्रेड वार में संकट में आ गया। तो भारत के पास कितना वक्त है एक नई पॉलिसी को बनाने का और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, कितना वक्त होगा? दूसरा सवाल, जो तमाम कॉरपोरेट्स थे अभी तक, जो वो सोच रहे थे कि बाजार में पैसा है, कंज्यूमर है, खरीद हो रही है, लेकिन इस दौर में जो फ्यूल की मांग थी वह भी कम हो गई। और यह मैसेज बहुत साफ था कि जो लगातार भारत सरकार वसूली करती है, वो टोल के जरिए वसूली कर रही हो या सेस के जरिए पैसे ले रही हो या जीएसटी के जरिए पैसे ले रही हो या बाकी टैक्स के जरिए ले रही हो, उसने लोगों को इस रूप में डराया हुआ है कि अब एक भी पैसा ज्यादा दे पाने की स्थिति में नहीं। इसीलिए हमने आपको शुरू में जिक्र किया था, पहली बार है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री प्रेस रिलीज जारी करके कह रही है कि देखिए इसका असर, पेट्रोल डीजल का असर जनता के खरीदे गए पेट्रोल डीजल पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं। देख लीजिए।
Therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. दरअसल इस तरीके के पैनिक बटन दबाने की जरूरत इसलिए भी पड़ गई, जो ये सोचते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन आने वाले वक्त में हो जाएगी। कब होगी कोई तारीख तय नहीं है। भारत 2047 में विकसित हो जाएगा। तो एक क्षण के लिए दुनिया के मानचित्र पर जरा भारत की स्थिति को परख लीजिए। जीडीपी के लिहाज से अमेरिका की जीडीपी 27.72 ट्रिलियन डॉलर है। जो यूरो जोन है उसकी जीडीपी जो है वह 15.78 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की जो है वह अभी 4 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं हुई है। जो एवरेज वेजेस होते हैं, अगर उसको समझिएगा तो अमेरिका में एवरेज वेजेस $80,115 है। ओईसीडी कंट्रीज में $58,232 है और भारत में वेजेस जो है ये $600, $700, $800 के इर्द गिर्द ही रेंग रहा है। जो जीडीपी के लिहाज से पर कैपिटा इनकम है, अमेरिका में यह $82,769 है, जापान में यह $33,767 है, फ्रांस में यह $44,691 है। यह पर कैपिटा हम बतला रहे हैं जीडीपी के लिहाज से। ब्रिटेन में यह $49,464 है। हम आपको 2023 के लास्ट तक का पूरा डाटा बता रहे हैं, ये 2024 का नहीं 2023 का है। मिसिसिपी जैसे देश का $51,335 है और भारत में प्रति व्यक्ति आय जो पर जीडीपी जो है वह तकरीबन $2,000 है। यानी किस दिशा में हम लोग खड़े हुए हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका अपने तौर पर चाहे दुनिया में टैरिफ लगा दे, लेकिन सच तो यह है कि उसको सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लाभ होता है। वो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, म्यूजिक का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो। लेकिन नई परिस्थिति में पहली बार यह भी सवाल है कि दुनिया अगर 1930 के ग्रेट डिप्रेशन जैसी परिस्थिति में चली जाएगी और अमेरिका ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया अमेरिका के बगैर चल नहीं सकती है, तो ऐसे में यह भी समझना होगा उसके समानांतर चीन तो खड़ा हो जाएगा। क्योंकि चीन जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, उस 10 कॉरिडोर में से 5 टर्मिनस चाइना में है, 2 ही टर्मिनस है जो अमेरिका के भीतर है। और ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका का योगदान 26% है। भारत और गरीब और विकासशील देशों की कतार में भारत की परिस्थिति इसलिए कहीं ज़्यादा नाजुक है कि अभी तक जो कॉरपोरेट का बिजनेस इस देश की पॉलिटिकल सत्ता को लाभ देता था और पॉलिटिकल सत्ता उस कॉरपोरेट के आश्रय इस देश की इकोनॉमिक नेटवर्थ को बढ़ाकर दिखाती थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत के शेयर बाजार में वह ढह रहा है। सिर्फ ब्लैक मंडे नहीं, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिनों की परिस्थिति बड़ी नाजुक है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। और चूंकि भारत ने अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश उस एग्रीकल्चर के भरोसे भी नहीं की, जिस एग्रीकल्चर को अभी भी लागत के मुकाबले जो आय होती है वह एमएसपी भी दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। एमएसपी ऐलान जरूर होता है, बड़ी रकम के साथ ऐलान होता है, लेकिन लागू नहीं है। तो भारत भूख से तो नहीं मरेगा, क्योंकि भारत का किसान अभी भी इस देश को पूरे तरीके से खिलाने में सक्षम है। और 80 करोड़ लोगों को जो प्रधानमंत्री मोदी 5 किलो अनाज फ्री में बांट रहे हैं, यह परिस्थिति भूखों किसी को मरने नहीं देगी। लेकिन सवाल इस देश की उस इकोनॉमी और उस क्लास का है जो
ऑर्गेनाइज्ड क्लास है, जो मिडिल क्लास की क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास के दायरे में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़कर कुछ काम कर रही है, और इन सब के साथ जो अपर मिडिल क्लास है उसके भीतर भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, ये सारे सवालों के सामने अगर संकट मंडरा रहा है और सरकार की सांसें फूली हुई हैं, तो मतलब बहुत साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर के संकट का जवाब हम अपने प्रोडक्शन, अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने मेक इन इंडिया और अपनी इकोनॉमी के आश्रय दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और ये संकट ही रायसीना हिल्स की सांसों को फुलाए हुए है और ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री लाल दीवारों में कैद हैं, उस लाल दीवारों के भीतर की सांसों की धड़कनों को सुना जाए, चाटुकारिता के आश्रय बताया जाए, चीजें समझ जाएंगी। आप मौन व्रत जारी रखिए या फिर खुलकर अब ये बताने का वक्त आ गया है कि इस देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए सबको साथ आना होगा और यह एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की स्थिति है, आर्थिक आपातकाल की परिस्थितियां हैं। लेकिन बताएगा कौन और इसका ऐलान करेगा कौन? क्योंकि लाल दीवारों के भीतर तो बड़े ताकतवर बादशाह बैठे हैं, इंतजार करते हैं इस हालात से उनको लेकर और उनके सामने और उनकी नौकरशाही कैसा सुझाव देती है और वो कहते क्या हैं। लेकिन ये हफ्ता ब्लैक तो है, उजाला कौन भरेगा, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।